नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने जो यूपी की जो पुलिस भर्ती नजदीक आने वाली है उसके रिलेटेड जो सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज के हम क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो एक्चुअली आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से बनाए गए हैं, यानी जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे उससे पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उसी को तो रिपीट तो किया है ये, साथ ही उसी के साथ उस क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उस पे भी हमने जो क्वेश्चन है वो लाए हैं। ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए 101% जो है बहुत ही काम का हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट तक जो है सेशन पे बने रहिएगा और क्वेश्चन के आंसर जो है देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आंसर गलत भी हो जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स के कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है। ओके। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, वो पिकॉक है, साइरस क्रेन है, तोता है या गोरिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, साइरस क्रेन। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है उसे कहा जाता है साइरस क्रेन। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा कि साइरस क्रेन यूपी का एक राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है। और ये हमेशा याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी जो है उसे भी साइरस क्रेन ही कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको पिकॉक भी नाम मिल जाएगा। अभी पिकॉक किसके लिए जो बना जाना जाता है, तो पिकॉक जो है इंडिया का राज्य पक्षी है। ठीक है। आप तो जानते होंगे कि इंडिया का ये नेशनल जो बर्ड है वो कहा जाता है पिकॉक को। ठीक है। और साथ ही आपको शायद यहाँ पे एक नया नाम दिख रहा होगा, हाउस पैरो। ठीक है। आपने पैरोट तो सुना होगा, बोलने वाला पक्षी पैरोट तोता। ठीक है। बट हाउस पैरो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है ये दिल्ली का, ठीक है, और बिहार का राज्य पक्षी है। ठीक है। तो हाउस पैरो दिल्ली और बिहार का राज्य पक्षी, साइरस क्रेन यूपी का राज्य पक्षी और पिकॉक जो है हमारे इंडिया का राज्य पक्षी। ठीक है। तो इसकी तरह जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। विच इज अ बुल टक ग्रैंड टक रोड। ठीक है। ये ग्रैंड टक रोड जो है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अशोका या शाहजहां ने। थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो किसने कराया था, तो हमेशा याद रखना है एस एस एस, यानी जी टी आर को एस एस एस, शेर शाह सूरी ने जो है बनवाया था। ठीक है। तो मौर्य काल में, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा कि मौर्य काल में सबसे पुराना मार्ग जो है उसे ही ग्रैंड टक मार्ग जो है कहा जाता, ग्रैंड टक रोड जो है कहा जाता था, यानी सड़के आजम। ठीक है। जिसे बनाया गया था सड़के आजम जो है इसे कहा गया था सड़के आजम। ठीक है। जैसे ग्रैंड टक रोड जो है अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंड टक रोड, वह सही शब्द है सड़के आजम। ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे और एक नाम दिख रहा होगा, अशोक। अशोक किसके लिए जाने जाते हैं, तो अशोक आपको सिंपल ध्यान में रखना है ये धम्म के लिए, धम्म का प्रचार, सांची स्तूप, इसके लिए जाने जाते हैं धम्म के लिए। ठीक है। और आप सबको ही पता होगा कि ये नाम तो काफी दुनिया में फेमस है, और ये नाम किसके लिए है, ताजमहल और लाल किला बनवाने के लिए। ठीक है। तो ताजमहल और लाल किले के लिए शाहजहां ध्यान में रखना है, अशोक धम्म और सांची स्तूप के लिए ध्यान में रखना है, और शेर शाह सूरी जो है वो मौर्य काल के लिए ध्यान में रखना है, जिसमें सड़क आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उन्होंने बनवाया था। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। ठीक है। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संशोधन द्वारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किए गए थे, 42, 44, 86 से 73। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 42 अमेंडमेंट, यानी 42वां संशोधन के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे संशोधन में लागे गए, लागू किए गए। किसने लाए थे, तो हमेशा याद नाम ध्यान में रखना है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। किस देश से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिए है, यूएसएसआर यानी रशिया से। ठीक है। और टोटल कितने ऐड किए गए हैं सर, इन्होंने कितने कहा थे, कितने ऐड किए गए हैं, तो इन्होंने कहा थे, कहे थे 8, बट ऐड किए गए हैं 10। ठीक है। 10 जो है वो मौलिक कर्तव्यों को ऐड जो है किया गया है। और 42 संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटी संविधान। ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एम से ध्यान में रखेगा। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे 44 अमेंडमेंट आपको दिख रहा होगा, ये किसके लिए ध्यान में रखना है, ये संपत्ति का अधिकार को हटाने के लिए। ठीक है। मतलब संपत्ति का अधिकार को हटाने के लिए इसे जो है याद रखना है, संपत्ति का अधिकार जो है इसने हटवाया था। ठीक है। और 86 अमेंडमेंट किस में ध्यान में रखना है, देखिए पहले कितने थे, पहले थे 8 बताए गए थे, बट ऐड कितने किए गए, 10। क्या ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को 10 ऐड किया गया था। बट 86 अमेंडमेंट से क्या हुआ, इसी 10 नंबर को किया गया 11। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 10 को 11 किया गया, और 11 मतलब कौन सा डाला गया यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जो उसे बाद में जाके ऐड किया गया था। ठीक है। यह हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं।
ओके। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, ऐसा सवाल जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? वेनस है, मरकुरी यानी शुक्र है, बुध है, मंगल है या प्लूटो है? तो अब सबको ही पता होगा सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा, देखिए प्लैनेट कहा गया है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप सबको ही पता होगा कि प्लूटो जो है अभी प्लैनेट नहीं रहा, इसलिए प्लूटो जो आंसर इसका नहीं है। ठीक है। लेटेस्ट कंसेप्ट अनुसार अगर आप याद रखते हो तो लेटेस्ट कंसेप्ट के अनुसार कौन सा याद रखना है, तो वो है मर्क्यूरी। ठीक है। मर्क्यूरी के लिए जो सबसे सूर्य का सबसे पास और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो मर्क्यूरी जो है, याद रखना है। सूर्य के सबसे पास भी है और सबसे छोटा भी है मर्क्यूरी। देखिए प्लूटो पहले था बट अभी नहीं है, ठीक है, ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये है नहीं, ये है वहीं पे, बट ये प्लैनेट नहीं है। ठीक है। क्योंकि प्लैनेट की जो क्राइटेरिया होता है उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो फिलहाल कौन सा है, तो फिलहाल है बुध। ठीक है। अब अगर पूछा जाए वेनस किसके लिए फेमस है, तो वेनस के लिए किसके लिए ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा चमकीला। ठीक है। ये है चमकीला और ये है गर्म। ठीक है, चमकीला तो है साथ ही गर्म भी है। ठीक है। तो है ना, चमकीला और गर्म के लिए ध्यान में रखना है। बुध किसके लिए ध्यान में रखना है, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक जो है ग्रह आपको याद आ जाता है। और प्लूटो अभी आपको यहाँ पे आ ही गया है, तो हाँ, मंगल ग्रह किसके लिए, ये लाल ग्रह इसे कहा जाता है, ये रेड कलर में है इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और इसे क्या मतलब जो अर्थ है उसकी ट्विन ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आगे जाके जो है मंगल पे जो है बस सकते हैं, क्योंकि अर्थ जब नहीं था तो सबसे पहले दुनिया जो बसी थी, मतलब जो लोग थे वो मंगल पे ही थे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और प्लूटो जो है किसके लिए जाना जाता है, इसे बोना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली प्लैनेट के इसमें आता ही नहीं, बट इसे बोना ग्रह यानी ड्रॉप प्लैनेट जो है कहा जाता है, छोटा सा है ना, ड्रॉप प्लैनेट। ठीक है, ये कहा जाता था। ठीक है, बट ये अभी ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसे निकाला गया है, ये अभी प्लैनेट नहीं है। ठीक है। जब एक्चुअली छोटा था ना, इसे बौना ग्रह कहा जाता था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विच इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट? ठीक है। इंडिया का शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कौन सा है, भारतीय गन्ना अनुसंशोधन संस्थान जो है वो कौन सा है, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। वो कानपुर है, लखनऊ है, कोयम्बतूर है या मेरठ है? ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, लखनऊ जो है किसके लिए पहचाना जाता है, तो गन्ने के शोध के लिए। ठीक है। गन्ने के शोध के लिए जो है, शोध पर एक राष्ट्रीय संस्थान जो है वो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे मिल जाता है, तो लखनऊ में ही मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और कई नाम है जो गन्ने के रिलेटेड, जैसे कोयम्बतूर। ठीक है। बट ये गन्ना अनुसंशोधन संस्थान के लिए फेमस नहीं है, ये गन्ना प्रजनन संस्थान के लिए फेमस है, जिसे एसबीआई। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, इसके लिए जो है फेमस है। ठीक है। और यहाँ पे और एक नाम दिख रहा होगा, कानपुर। कानपुर किसके लिए फेमस है, ये चीनी के लिए फेमस है। ठीक है। तो चीनी संस्थान कहाँ पे है, चीनी संस्थान जो है वो है कानपुर में। ठीक है। तो कानपुर में चीनी संस्थान, लखनऊ में गन्ने का शोध के लिए फेमस है। ठीक है, हाँ, मतलब शुगर के रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको गन्ने का जो है लखनऊ में मिल जाएगा। और कोयम्बतूर किसके लिए फेमस है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, एसबीआई गन्ना प्रजनन संस्थान के लिए ये जो है फेमस है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। ओके। हु इज द फाउंडर लोधी डेंसिटी, मतलब लोधी वंश जो था उसकी फाउंडर जो है कौन थे? ठीक है। लोधी सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इब्राहिम लोधी थे, सिकंदर लोधी थे, बहलुल लोधी थे या खिजर खान थे। तो हमेशा एक ही नाम ध्यान में रखना है और वो है बहलुल लोधी। कौन सा नाम ध्यान में रखना है, बहलुल लोधी। ठीक है। दिल्ली में जो अफगान वंश था ना, वो इन्होंने ही स्टैब्लिश जो है किया था, तो दिल्ली का अफगान वंश जिसे लोदी वंश कहा जाता है। ठीक है। अफगानी थे ना, तो इसलिए इनको अफगान वंश, जिनको बाद में जाके लोदी वंश भी कहा जाता था, इनकी ही स्थापना जो है इन्होंने की। अब यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी नाम दिख रहा होगा, तो ये भी इन्हीं के वंश के थे। बट एक एक अच्छी चीज के लिए जो है फेमस थे, ये किसके लिए फेमस थे, इन्होंने आगरा शहर को इस्टेब्लिश किया था, आगरा शहर बसाया था, कब? 1504 में। ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो थे वो आगरा वंश के लिए फेमस है, आगरा वंश जो है इन्होंने ही इस्टेब्लिश जो है वो किया था। ठीक है। और लोधी वंश के अंतिम शासक जो थे वो थे इब्राहिम लोधी। ठीक है। सिकंदर लोधी आगरा जो शहर है इसने इस्टेब्लिश किया था, और ये लोधी वंश के जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो इनको किसने हराया था, इन्होंने बाबर ने हराया था। ठीक है। कहा इन्हों से ही, यहाँ से बाबर से ही हमें मुगल जो है वो हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो बाबर ने ही इब्राहिम लोधी को जो है हराया था, और इसके लिए कौन सा युद्ध ध्यान में रखना है, पानीपत। ठीक है, पानीपत का जो वॉर है वो इन्हीं के लिए याद रखना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है।
व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी मानवीय रक्त का रसायन पीएच का जो मानक है वो एक्चुअली क्या है, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। वो कितना हो सकता है, 6.4, 7.4, 8.4 या 5.4? तो ये है 7.4। ठीक है, तो मानवीय रक्त का सामान्यतः पीएच जो है एक्चुअली क्या होता है, तो होता है 7.4। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। 7.4 ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसलिए नॉर्मली पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड का होता है, ह्यूमन ब्लड। बट अगर कभी आ जाए 7.0, ठीक है, तो ये शुद्ध पानी के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध पानी का जो पीएच है ना, ठीक है, पीएच ये होता है 7.0। अगर लेस देन 7 हो, कोई भी नंबर अगर लेस देन 7 हो, तो एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक जो है वो दर्शाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? वह काफी इजी सवाल है। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या स्पीकर, कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या स्पीकर। इनपुट मतलब हम जो चीज बाहर से है वो अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर जो है डाल रहे हैं, तो कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है ऑब्वियसली स्कैनर। प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर से चीजें जो है वो बाहर निकल रही है। मॉनिटर भी नहीं है, क्यों स्क्रीन पे मुझे चीजें दिख रही है तो बाहर निकल रही है। स्पीकर भी नहीं हो रहा, वॉइस जो है वो बाहर आ रहा है, तो अंदर कौन सा जा रहा है? तो स्कैनर के थ्रू ही हम पेज स्कैन करके जो है अंदर डाल रहे हैं। तो स्पीकर स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हमेशा याद रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का निकनेम जो है कौन से सिटी का है? भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को जो है पहचाना जाता है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या नोएडा? तो आप सबको ही पता होगा, सिलिकॉन वैली एक्चुअली कंप्यूटर का शहर जो है कहा जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम आईटी सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? तो बैंगलोर में। तो इसका क्या होगा? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बैंगलोर को ही। ठीक है, अब पुणे देखिए, पुणे में भी काफी आईटी हब है, आप सबको पता होगा, आईटी की काफी ज्यादा फेमस चीजें जो है वो कहा जाता है। बट पुणे जो है एजुकेशन के लिए फेमस है। ठीक है, दुनिया में सॉरी इंडिया में पुणे जो है एजुकेशन के लिए फेमस है। और पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, ये भी कहा जाता है पुणे को। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रीडम फाइटर्स वगैरह मैक्सिमम यहाँ से देखने को मिले थे। ठीक है, ओके। बंगलुरु जो है वो किसके लिए? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी भारत की सिलिकॉन वैली से कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही आपको नोएडा भी दिख रहा होगा, तो ये यूपी का आईटी हब है। ठीक है, यूपी का आईटी हब। ठीक है, ये हमेशा जान लीजिएगा, यूटी यूपी का आईटी हब है नोएडा। ठीक है, आप में से आपसे आपके कई सारे दोस्त भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आईटी में अभी फिलहाल काम करने के लिए कोशिशें जो है कर रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज, छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़े अच्छे से, थोड़ा फोकस करके प्रिपरेशन कीजिएगा। 100% चांसेस होते हैं लगने के, सिर्फ फोकस आपका अच्छा होना चाहिए। फोकस अच्छा होना तो कोई भी चीज नहीं रोक सकती आप। ठीक है, सिर्फ फोकस अच्छा रहेगा। ओके, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? ऐसा सवाल पूछा गया है। एओ ह्यूम थे, ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, या बदरुद्दीन तैयबजी थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप सबको ही पता होगा। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, तो हमेशा जीजा ध्यान में रखना है, जी जा। ठीक है, मतलब 1885, 1886, 1887 और 1888। ठीक है, 1885 में कौन थे? तो डब्ल्यू सी बैनर्जी, वोमे चंद्र बैनर्जी। तो जी, फिर से जी, जी, और यहाँ पे आएगा जा। ठीक है, तो दूसरी बार कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, थर्ड बार कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और फोर्थ कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, इसलिए 3 बार जी है और 1 बार जा है। तो क्या पूछा गया है? फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी, इसलिए डब्ल्यू सी बैनर्जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा पूछा गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? आपको थोड़ा रणथंभौर, ठीक है, रन इस वर्ड से ही मालूम पड़ा होगा, रन कहाँ पे है, तो वो है राजस्थान में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना है, राज या रन। तो रणथंभौर नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा आपको राजस्थान में। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, बाकी संरक्षण करने के लिए ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है आपको फेमस मिल जाएगा। अभी यहाँ पे गुजरात दिख रहा होगा, गुजरात के लिए कौन सा याद रखना है? गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, ये गुजरात के लिए जो है काफी फेमस है। और मध्य प्रदेश के लिए कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के लिए कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, ये आपको मध्य प्रदेश में जो है मिल जाएगा। साथ ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विच एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट?
काफी इजी सवाल है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें जो आपको दो तार, छोटी सी तार कनेक्टेड दिखती है, जो एक्चुअली बिजली चलने के बाद वो तार ज्यादा चमकती है। तो पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्मेंट जो है, ठीक है, तो बिजली के बल्ब में जो फिल्मेंट होता है उसका उपयोग कौन सा होता है? कॉपर होता है, वो आयरन होता है, टंगस्टन होता है या सिल्वर होता है? तो आप सबको ही पता होगा वो होता है टंगस्टन। ठीक है। टंगस्टन एक मेल्टिंग पॉइंट पे जो है जलता है, बट वो पिघलता नहीं है। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है टंगस्टन की। वो जलता है बट वो पिघलता नहीं, तो इसलिए टंगस्टन जो है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको कॉपर दिख रहा होगा। तांबा जो है वो भी बिजली, मतलब उसमें से भी बिजली जो है फ्लो हो सकती है, बट वो चमकता नहीं है, इसलिए तांबे को हम ज्यादातर यूज जो है वो नहीं करते। ठीक है। और यहाँ पे आपको सिल्वर दिख रहा होगा, ये भी अच्छा सुहासक है बिजली का। ठीक है, बट जो चमकता है वही, क्योंकि लाइट वही दे सकता है, इसलिए टंगस्टन जो है चमकता है। ठीक है, तो ये टूटता भी नहीं है। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित संगठन है? ठीक है, ये पशु अधिकार से है, ह्यूमन राइट से है, पर्यावरण संरक्षण से है, या हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य देखभाल से है? तो हमेशा याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपको जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके लिए मिल जाता है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार होता है, ह्यूमन राइट के लिए जो है वो काफी फेमस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है। ह्यूमन राइट्स के जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आपको मिल जाता है? तो ये मिल जाता है लंदन में। और ये इनका काम है मानवाधिकार की रक्षा करना। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत रत्न वाज द फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर? भारत रत्न जो है पहली बार कब दिया गया था? 1950, 1952, 1954 या 1960? तो ये दिया गया था 1954 में। ठीक है, हमेशा याद रखना है। भारत रत्न पहली बार जो है 1954 में दिया गया था। और पहली बार किसे दिया गया था सर? तो हमेशा तीन नाम तो ध्यान में ही रखने हैं। पहला है सी राजगोपालचारी। ठीक है। दूसरा है एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। और थर्ड है सी वी रमन। ठीक है। तो ये तीन लोगों के लिए 1954 में भारत रत्न पहली बार जो है दिया गया था। ये नाम हमेशा याद रखने हैं। ठीक है। और 1950 किसके लिए जाना जाता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज? ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परतें हमें यूवी की रेज से जो है बचाती है? ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, या आयनोस्फेयर है? तो इसके लिए भी हमेशा याद रखना है कौन सी किरणें बचाती है, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है समताप मंडल जिसे कहा जाता है, वो यूवी रेज से क्या करती है, हमें जो है वो बचाती है। ठीक है। तो ये ओजोन परत, इसे ओजोन परत भी कहा जाता है। ठीक है, मुझे एक सवाल का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि ओजोन परत फट गई है तो कहाँ पे फट गई है? ठीक है, कहा जाता है कि ओजोन परत एक जगह है वहां से फट गई है। ठीक है। तो हाँ, वहां पे इंसान नहीं रहते, बट मुझे बताइए कि वो कहाँ पे जो है फट गई है। ठीक है, मैंने इंसान नहीं रहते ऐसा कहने के बाद ही आपको शायद आंसर माइंड में आ गया होगा। ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रोपोस्फेयर भी दिखा होगा। ट्रोपोस्फेयर ये मौसमी संबंध जो भी घटनाएं होती है ना उसके लिए फेमस है। मौसम संबंधित घटनाएं जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ठीक है, बिजली गिरना वगैरह, ये बिजली की जो कड़कड़ाहट वगैरह होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ठीक है। और आयनोस्फेयर किसके लिए ध्यान में रखना है? आयनो मंडल, ये जो है वो रेडियो संचार के लिए जानी जाती है। रेडियो संचार। ठीक है। रेडियो संचार इसी से ही जो है वो होता है। नेक्स्ट सवाल, हु इन्वेंटेड एक्सरे? एक्सरे का आविष्कार जो है वो किसने किया था? ऐसा सिंपल सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका भी आंसर शायद आपको पता ही होगा। एक मिनट। ओके। हाँ, विलियम रॉटजन है, मेरी क्यूरी है, थॉमस एडिसन है, या ग्राहम बेल है? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू आर, विलियम रॉटजन। एक्सरे, ठीक है, रे है तो आर ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरे का इन्वेंशन जो है विलियम रॉटजन ने जो है किया था। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार, इनको ही पहली बार भौतिक में नोबेल जो है वो भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है भौतिक में यानी फिजिक्स में, ठीक है, इनको ही दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी क्यूरी किसके लिए जानी जाती है? रेडियम के लिए जाने जाते हैं, रेडियम। ठीक है। और यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन किसके लिए जाने जाते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसके लिए जाने जाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है। ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लोकसभा? लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? तो हमेशा एक बेसिक सी चीज ध्यान में रखिएगा। संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसे हमेशा तीन हिस्सों में बांट दीजिएगा। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राज्यसभा। ठीक है। तो प्रेसिडेंट, इसके लिए आर्टिकल 52 से लेके 61 तक, बट ये कभी हम डिटेल में जो पॉलिटी का क्लास लेंगे ना तब इसमें जो है जान लेंगे। लोकसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के पहले थे 552। ठीक है, पहले होते थे 552, बट अभी कितने हैं? 550। ठीक है। अभी जो डिलिमिटेशन बिल आया था ना वो इसी नंबर को बढ़ाने के लिए था, बट डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हुआ इसलिए इस नंबर को बढ़ाया नहीं गया। अगर डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता तो 800 प्लस 850 तक वो उस नंबर जो है पहुंच जाता, बट अभी 550 है। और राज्यसभा के कितने होते हैं? तो राज्यसभा के होते हैं 250। इन 550 को डिवाइड कैसे किया जाता है? तो इनको डिवाइड किया जाता है 530
और 20 में। और इनको डिवाइड कैसे किया जाता है, तो इनको किया जाता है 238 और 12 में। ठीक है, तो 530 क्या होता है, ये हम जो जिनको चुनते हैं ना वो लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, हम जो केंद्रीय मंत्री जो चुनते हैं वो यहाँ से चुनते हैं 530 में से। ये 20 कैसे होते हैं, तो इनका भी डिवाइडेशन होता है 13 और 7। ये 13 होते हैं दिल्ली से। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये हमेशा याद रहे, यूनियन टेरिटरी। और 7 जो होते हैं वो अदर यूनियन टेरिटरी, आउट ध्यान में रखना है, अदर यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। इसका नंबर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, 550। ठीक है, ओके। नीति आयोग इस्टेब्लिश इन विच, ओके, नीति आयोग कौन से नीति आयोग की स्थापना जो है किसके जगह पे जो है की गई है, यानी नीति आयोग का नाम आपको पता होगा चेंज किया गया है, तो किसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना इस्टेब्लिश किया गया है, फाइनेंशियल कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी। तो आप सबको ही पता होगा ये प्लानिंग कमीशन जो है, नियोजन आयोग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शुरू हुआ था, उसी की जगह पे नीति आयोग जो है लाया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नाम न नहीं रखते हुए नियोजन आयोग नाम नहीं रखते हुए नीति आयोग जो किया गया है। नीति का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर नहीं बताना तो कोई इश्यू नहीं है, उसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ओके। विच सिटी इज नोन एज अ मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, लखनऊ को, कानपुर को, वाराणसी को या अहमदाबाद को। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। सबसे ज्यादा आपको कानपुर में ही कपड़ों के अच्छे अच्छे व्यापार जो है, सूती वस्त्र जो होते हैं वो कानपुर में दिखाई जाएंगे, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, और आपको पता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यही पे नाम है, यही पे जो ऑप्शन है ना उसी में एक और नाम है जिसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। यूपी का मैनचेस्टर तो आपका, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर तो आपको समझ में आ गया, वो कानपुर को कहा जाता है। बट भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है। ओके, हु रोड द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक जो है वो किसने लिखी थी, मैगेथेंसिस ने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी, या बाणभट्ट ने लिखी थी। तो हमेशा याद रखना है, वो लिखी थी चाणक्य ने। अर्थशास्त्र ये जो बुक है वो लिखी थी चाणक्य ने। मैगेथेंसिस ने कौन सी बुक लिखी थी, आप सबको पता है, मैगेथेंसिस ने लिखी थी इंडिका। इंडिका ये जो बुक है वो मैगेथेंसिस ने जो है वो लिखी थी। कालिदास ने कौन सी लिखी थी, तो कालिदास ने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक है, और साथ ही इन्होंने लिखी थी मेघदूतम, मेघदूतम। ठीक है, ये जो बुक है वो कालिदास ने लिखी थी, मैगेथेंसिस ने लिखी थी इंडिका, और चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, ये हमेशा अर्थशास्त्र मतलब आप जो इकोनॉमिक्स सीखते हैं वो नहीं, राजा कैसे बनाए बनते हैं, राजा को क्या क्या क्वालिटीज राजा में होनी चाहिए, वो सारी जो है इंफॉर्मेशन इस बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये था आज का सेशन, शायद आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज ऐसी है कि जीडीपी सेशन की तरफ से, यानी जो गौरव डोरे क्लासेस है उसकी तरफ से आपको जो है वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ ही जीएस के सारे सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट जो भी जीएस में आते हैं, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके साथ जो आपका इधर जो सब्जेक्ट मतलब यानी स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, वो सारे, अगर आपको पूरा का पूरा फ्री कोर्स अगर आपको चाहिए होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड अगर आपको चाहिए होगा, तो पहले जो 10 बच्चे होंगे उनके लिए कोर्स शायद फ्री रहेगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में फ्री टाइप कर देना है। और बाद में जो भी एडमिशन लेगा उनके लिए वो कोर्स पड़ेगा 499 में। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, सीधा ही कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिख देना है फ्री या 499। वही से आपके जो पहले 10 जो है उनको ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और ये पूरा पूरा फाउंडेशन कोर्स होगा, मतलब ये थोड़ा वक्त लगेगा, ये कोर्स जो है आपको 6 महीने के लिए मिलेगा। बट इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोर्स लेने के लिए आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में फ्री जो है टाइप कर देना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।